हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो कैसे हो सभी? आई होप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिपिड्स। आज हम लिपिड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इस लिपिड्स के आई थिंक 3 लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि लिपिड्स आपका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक आपका लिपिड्स ही है, क्योंकि लिपिड्स की एप्लीकेशन आपकी काफ़ी सारी जगह आती है। और ये लिपिड्स मैं मानता हूँ अमाइनो एसिड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिपिड्स आपको हर यूनिट में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट 2-3 यूनिट अगर आप छोड़ दो तो बाकी लिपिड्स ही आपको देखने को मिलने हैं। ठीक है ना, क्योंकि लिपिड हमारे क्या काम करते हैं, मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं। हमारे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, और काफ़ी सारी जगह लिपिड्स जो है काम में आते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स को हम डिटेल में देखेंगे। लिपिड्स के बारे में एक एक बात देखने वाले हैं, यानी कि बाल की खाल हम निकालने वाले हैं लिपिड की। ठीक है, तो देखिए अब लिपिड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो लिपिड आपका वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, आपका कोई भी फैट, जो जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में आपका लिपिड्स पाया जाता है। जो आपकी फिश होती है, एनिमल होता है, उनमें आपका क्या पाया जाता है, लिपिड्स पाया जाता है। मीट में आपका लिपिड्स पाया जाता है, दाल में आपका लिपिड्स पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये जितनी भी चीज़ें चमक रही हैं इन सभी में आपका लिपिड्स पाया जाता है। ठीक है ना, तो आज हम इसी लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखने वाले हैं कि लिपिड्स होता क्या है। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिपिड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो लिपिड्स की, जैसे मैंने बताया आपसे 3 से 4 क्लास होने वाली है, क्योंकि पहले तो हम देखेंगे नॉर्मल के लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स की डेफिनेशन क्या होती है, लिपिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिपिड्स कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना, लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम चलेंगे फैटी एसिड पर। हम देखेंगे फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जामिनर कहाँ से इनमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो वो देखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे ट्राइग्लिसराइड पे। इसके साथ साथ हम वैक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के वैक्स पढ़ेंगे, जैसे वी वैक्स हो गया। ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे वैक्स हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी से जाना जाता है, जिनके अलग अलग नाम हैं। इसके बाद हम फास्फोलिपिड पढ़ेंगे। फास्फोलिपिड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूट बनाता है। ठीक है ना, फास्फोलिपिड भी आपका 2 प्रकार का हो सकता है, फास्फोग्लिसराइड एंड स्पिंगोफास्फोलिपिड। हम बात करेंगे कि दोनों को किस बेस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है ना, फिर इसका नाम किस प्रकार से, हम के फास्फोटिडाइल कोलिन हो, स्पिंगोफास्फोलिपिड कोलिन हो, तो किस प्रकार से हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, एक एक कॉन्स्टिट्यूट देखेंगे। फिर इसके बाद हम ग्लाइकोलिपिड पढ़ेंगे कि हमारा ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर पाया जाता है, क्या काम करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद देन हम स्टेरॉइड पे जाएंगे। देन हम आपका फिर एक इकोसोनोइड नाम का लिपिड पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक फैटी एसिड ही होता है इकोसोनोइड, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आपके प्रोस्टाग्लैंडिन चले आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं हम बात करेंगे। इसके बाद हम प्लाज्मा लिपोप्रोटीन पढ़ेंगे। प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में आपके HDL, LDL, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे आते हैं आपके प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में। याद रखना CSIR में और गेट में प्लाज्मा लिपोप्रोटीन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने LDL दे रखा था, HDL दे रखा था एंड VLDL दे रखा था। ठीक है ना, फिर उन्होंने टोटल कोलेस्ट्रॉल पूछ लिया, TG भी उन्होंने दिया हुआ था। TG मतलब ट्राइग्लिसराइड। ठीक है ना, TG मतलब ट्राइग्लिसराइड। तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। ठीक है ना, किस प्रकार से पैथोलॉजी लैब वाले आपकी जब लिपिड प्रोफाइल करते हैं, आपने सुना होगा, अगर आपके जो है मतलब हार्ट में थोड़ी डिजीज हो रही है या फिर आपको अपना फैटी एसिड जानना है, तो आप अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते हो। वहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल, TG, आपका VLDL, LDL, HDL ये टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी लैब में। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी रीडिंग आपकी जो है मशीनों के द्वारा ली जाती है और कौन कौन सी रीडिंग को हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर आपका प्लाज्मा लिपोप्रोटीन पे सेपरेट होगा,
इकोसोनोइड पे एक लेक्चर सेपरेट होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें पाथवे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम पाथवे पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये इकोसोनोइड का। यहाँ से भी स्टेटमेंट के थ्रू CSIR में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड, ये तीनों के तीनों आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्लास हम इसकी लेने वाले हैं, ठीक है ना, एक क्लास इसकी लेने वाले हैं। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड पे सेपरेट एक क्लास इसकी होगी ट्राइग्लिसराइड की, क्योंकि हम इसमें प्लस वैक्स भी पढ़ने वाले हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड हम वैक्स इसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखना। फिर आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है फैटी एसिड के लिए। आज हम नॉर्मल लिपिड्स देखेंगे कि लिपिड्स किसको बोला जाता है, फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी जो है 4 क्लास लिपिड्स की होने वाली है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, आप इसको सेल बायोलॉजी में क्यों पढ़ा रहे हो। तो जो मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि मैं लिपिड को यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके तुरंत बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाना है, ठीक है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका लिपिड्स पाया जाता है। आपको पता होगा प्लाज्मा लिपिड के 3 कंपोनेंट होते हैं। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके आपके आपको पता होगा कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड, यानी कि वो किसी भी चीज़ से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले हमें लिपिड के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना जरूरी है। तो इस लेक्चर में लिपिड के लिए हम आज बाल की खाल निकालने वाले हैं कि लिपिड में क्या क्या होता है। और अगर आपने लिपिड इससे पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे पहले आपने लिपिड नहीं पढ़ा तो आपको पहाड़ के जितना लिपिड पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। तो तैयार रहो और जहाँ पर भी बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो तो अपनी पेठी बांध लो, क्योंकि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम सब चीज़ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर जाएगा आपका, जैसे कि आपको पता है अब आपके काफ़ी लेंदी लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि ये लेंदी लेक्चर ही अब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इनको हैंड टू हैंड रिवीजन एंड आपका रिकॉलिंग जरूरी है। इनके ऊपर टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, डेली टेस्ट सीरीज हो रही है आपकी, ठीक है ना। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं डेली ये टेस्ट सीरीज आगे आपकी ऑन गोइंग करता रहूँगा, ठीक है ना, जैसे भी मुझे टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने लिपिड्स से कि लिपिड्स होते क्या हैं, ठीक है ना। वो आइए स्टार्ट करते हैं फिर लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या है, बायोकेमिस्ट्री में बहुत बार बताया मैंने कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है ना, हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है डरना, ठीक है ना, फियर, यानी कि ऐसे केमिकल जो वाटर की प्रेजेंस में डरते हो, ठीक है ना, वाटर की प्रेजेंस में ना आ पाते हो, उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड पुअरली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। पुअरली होते हैं यानी कि आपके अगर 100% में लिपिड रख दूं तो उसमें से 0.1%, 0.2% ही आपके कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, उनमें आपके वैक्स चले आते हैं, ट्राइग्लिसराइड चले आते हैं। तो हम बात करेंगे आगे कि कौन से आपके पुअरली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। बट अभी आपको ये याद रखना है कंप्लीटली ये इनका नेचर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक का होता है, यानी कि वाटर को रिपल करेंगे, वाटर को क्या करने वाले हैं, ये रिपल करने वाले हैं। सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से, मतलब कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जो आपके हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वाटर हीटिंग नेचर ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चैन, यानी कि जो आपके लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन चैन बनी हुई होती है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे कि आपकी हाइड्रोकार्बन चैन क्या होती है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रो चैन रीजन
लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक नेचर एंड दिस कैरेक्टर शो वाटर हीटिंग नेचर, ठीक है ना। यानी कि लिपिड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस होने की वजह से जो आपका लिपिड्स है वो वाटर हीटिंग को शो करता है, ठीक है ना। वाटर हीटिंग मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर। इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि इन तीन स्टेट के कहने का मतलब ये है कि जो आपका लिपिड्स होता है, लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है ना। लिपिड्स जो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं, एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, ठीक है ना। मेटाबॉलिक फ्यूल मतलब आपके शरीर के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप लेना बंद कर दो तो क्या होने वाला है, तब ये लिपिड्स जितने भी आपके एडिपोज सेल्स हैं, जितने भी फैट सेल हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके लिपिड्स हैं या फिर फैट सेल हैं वे आपके सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं उनमें जो यानी कि अगर हम 1 मोल ले लिपिड का और उसको कंपेयर करें 1 मोल कार्बोहाइड्रेट से, तो आपको एनर्जी किस में से ज़्यादा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लिपिड्स में से। तो याद रखना आपको जो एनर्जी ज़्यादा मिलने वाली है वो लिपिड में से ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर करवाया था, उसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी ने लिखा था कि जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स अधिक एनर्जी या फिर हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो गाइज वो आपका रॉन्ग है। जो लिपिड्स होते हैं वे हमको हाईली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो फैट सेल होती हैं, फैट होता है, याद रखना हम जब इंडेक्स पढ़ेंगे, आपका एनर्जी इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फैट के अंदर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फैट के अंदर। बट ये स्टोर फॉर्म में होती है, ठीक है ना। ये कैसी फॉर्म में होती है, स्टोर फॉर्म में होती है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो अपने शरीर के अंदर तो ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है ना। तुरंत एनर्जी आपको कौन देता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स से तुरंत एनर्जी मिलती है। जबकि जो फैट होता है वो आपके जो सेल्स होती हैं, जो एडिपोज टिश्यू होती हैं, उनमें जो है स्टोर होने का काम करता है। धीरे धीरे जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हो या फिर आप बीमार हो जाते हो जिसमें आपका खाने का मन नहीं करता, तब जो है ये फैट सेल जो है आपकी ब्रेक डाउन होती हैं और आपके शरीर को यहाँ से एनर्जी मिल पाती है। तभी आप देखते हो कि अगर कोई ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो वो अगर धीरे धीरे खाना छोड़ दें तो वो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। यानी कि जो उसके अंदर फैट सेल थी, जो एक्स्ट्रा चर्बी थी, वो अब क्या हो रही है, वो उसका शरीर एनर्जी के रूप में यूज कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपके किस ऑर्गेनल को चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन होता है वो होता है आपका ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन को ऑलमोस्ट 20% एनर्जी की नीड होती है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा ऑर्गन लेगा, तो वो होता है ब्रेन। ऑलमोस्ट 20% आपके बॉडी की एनर्जी कौन खींच लेता है, ब्रेन खींच लेता है, ठीक है ना। तो लिपिड यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, आपका एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि फैट सेल में स्टोर होकर के रख रहा है। स्पेशली कौन स्टोर होते हैं, तो याद रखना यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो है स्टोर होते हैं, यानी कि टीजी आपके स्टोर होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, आपका लिपिड्स ही जिम्मेदार होते हैं। जब आप देखते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़ आपके सेल के अंदर आती है तो वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। जो आपका लिपिड्स होता है ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका फ्लोप जो है मॉडल हो रहा है, यानी कि चीज़ अंदर से बाहर जा रही हैं और बाहर से अंदर आ रही हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें किस प्रकार से ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हेल्प करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूट आपका बनाता है।
दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली है तो आपको पता लग गया होगा कि जो आपका लिपिड्स है, लिपिड्स किस प्रकार से बैक्टीरिया को आपका प्रोटेक्शन करवाता है। स्पेसिफिकली प्लांट एंड इंसेक्ट सर्विंग एज ए पार्ट ऑफ आउटर कोटिंग बिटवीन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। अब देखो बैक्टीरिया तो आपने देख लिया था कि किस प्रकार से आपका बैक्टीरिया को प्रोवाइड करा रहा है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है तो बैक्टीरिया के लिए तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला नहीं हूँ। बट देखो प्लांट के लिए समझो कि जब आप प्लांट के पत्ते पर, आप एक प्लांट, कोई सा भी प्लांट लो, उसका एक पत्ता लो, ठीक है ना, एक लीफ लो, ठीक है। लीफ लेने के बाद अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो पानी रिपल हो जाएगा, वो पानी रिपल हो जाएगा वहाँ से। आपने अगर फोटो में भी देखा होगा तो आपको जो है पत्ते के ऊपर जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर ड्रॉप चमकती है। तो वो ड्रॉप क्यों चमकती है? क्योंकि जो लीफ होती है, लीफ के चारों ओर आपकी जो है वो फैटी एसिड यानी कि लिपिड जो है, लिपिड एक कवरिंग बना लेता है, लिपिड एक कवरिंग बना लेता है, जिसके कारण वाटर जो है वो डायरेक्ट लीफ के अंदर नहीं घुस पाता। वाटर केवल और केवल जड़ों के माध्यम से यानी कि रूट के माध्यम से ही आपका जो है वो पेड़ों तक पहुंचता है। आप कितने ही पत्तों पे पानी डाल लो, आप कितने ही आप पत्तों पे ही डायरेक्ट पानी डालते रहो तो पत्तों से कभी पानी नहीं जाता, पानी जाएगा रूट में, रूट के थ्रू ही पेड़ में, ठीक है ना। तो पेड़ में केवल और केवल रूट के थ्रू ही आपका पानी जाने वाला है। इंसेक्ट के ऊपर भी क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे कि छिपकली हो गई, ठीक है ना, या फिर मेंढक हो गया, या फिर अदर और जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है कि कवरिंग होती है लिपिड की। अब देखते होंगे कि जो छिपकली होती है वो दीवार पे चिपकी रहती है, ठीक ना, तो उसके पीछे एक कारण हाइड्रोफोबिसिटी भी है। तो सेम वो हाइड्रोफोबिसिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो प्रोवाइड करा रहा है आपका लिपिड्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो ये तो हो गया लिपिड का जनरल इंट्रोडक्शन के लिपिड क्या है, लिपिड का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ये हम समझ चुके हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब आती है काम की बात। अब हम देखेंगे कि हमने पीछे तो देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बट यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूट देख लेते हैं कि कौन चीज़ किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वैक्स की। वैसा हम इसको अब डिटेल में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैंने एक मतलब जर्नल जो है सबका कॉन्स्टिट्यूट रख दिया है कि कौन किस चीज़ से मिल करके आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो जो आपका वैक्स होता है, वैक्स दो चीज़ से मिलकर के बनता है। एक तो होता है फैटी एसिड, और फैटी एसिड के ऊपर लॉन्ग चैन अगर हम अल्कोहल की लगा दें तब वो आपका वैक्स बन जाता है, ठीक है ना। तब वो क्या बनता है? आपका वैक्स बन जाता है। और आपका टीजी क्या होता है? यहीं पर अगर आप टीजी को समझें तो टीजी भी आपका सेम होता है, यानी कि जो आपका टीजी होता है, टीजी के अंदर आपका एक ग्लिसरॉल आपकी जो है बैकबोन होता है, और उससे 3 फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल से एक जो आपका टीजी होता है यानी कि ट्राइग्लिसराइड होता है, उसमें एक ग्लिसरॉल होता है और उससे 3 फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं। आपका इसके बाद फास्फोलिपिड आ जाता है। फास्फोलिपिड अब आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो हो सकता है कि आपका ग्लिसरॉल के बेस पर हो, दूसरा हो सकता है कि आपका जो आपका स्पिंगोसिन है उसके बेस पर हो, ठीक है ना। तो ये जो आपको बैकबोन चमक रहा है, अगर ये बैकबोन आपका ग्लिसरॉल है तब इसको बोलेंगे फास्फोग्लिसरॉल, ठीक है ना, तब इसको बोलेंगे फास्फोग्लिसरॉल। अगर यही बैकबोन आपका स्फिंगोलिपिड का होता है, ठीक है ना, या फिर स्फिंगोसिन का होता, तब हम उसको बोलते हैं स्फिंगोफास्फोलिपिड। तब उसको क्या बोलते हैं? स्फिंगोफास्फोलिपिड। इस फास्फोलिपिड में क्या होते हैं? आपके 2 फैटी एसिड चैन होते हैं, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, और इस फॉस्फेट ग्रुप से आपके डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, जिसके कारण जो आपके देखो अमाइनो एसिड भी आपके सेरीन हो सकते हैं, कोलिन हो सकते हैं, इथेनॉल एमाइंस हो सकते हैं, इनएसिटोल्स हो सकते हैं, जिसके बेस पर हम डिफरेंट इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं केवल अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में वैक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड को भी डिटेल में पढ़ेंगे, फास्फोलिपिड को भी पढ़ेंगे। आज हम फैटी एसिड देखने वाले हैं कि फैटी एसिड बला क्या है, ठीक है ना, किसको फैटी एसिड
बोला जाता है। इसके बाद देखो, अगर आपका ग्लाइकोलिपिड आता है तो ग्लाइकोलिपिड में आपका एक फैटी एसिड होता है, एक होता है आपका शुगर, ठीक है ना, एक फैटी एसिड होता है, एक होता है आपका शुगर। इसके बाद हम स्टेरॉइड पढ़ेंगे जिसमें आपको साइक्लोहेक्सेन की तीन चैन ये कैसी है, तीन ये इनको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। और एक चैन जो है, एक साइकिल जो है वो साइक्लोपेंटेन की आपको चमक रही होगी। यानी कि आपके स्टेरॉइड्स कब बनते हैं, जब तीन साइक्लोहेक्सेन्स एंड आपकी वन साइक्लोपेंटेन आपकी आपस में फ्यूज होती है। फ्यूज होने के बाद वो आपका स्टेरॉइड्स बनाती है, ठीक है ना। और स्टेरॉइड्स में हम पढ़ेंगे अर्गोस्ट्रोल, हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिपिड्स क्या है, लिपिड्स जो होते हैं आपके फैमिली ऑफ बायोकेमिकल दैट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो कहाँ पर सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वट नॉट इन वाटर, ठीक है ना, आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं है। एक दो का एक्सेप्शन है जो कि मैंने आपको पॉइंटों में बता रखा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लिपिड जो है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा था वैक्स, तो वैक्स में क्या क्या पाया जा रहा है, एक फैटी एसिड चैन पाई जा रही है, आपकी फैटी एसिड चैन है, प्लस एक आपकी लॉन्ग चैन अल्कोहल है, ठीक है ना, एक लॉन्ग चैन अल्कोहल है। ये था आपका वैक्स, जो आप वी मधुमक्खी का छत्ता देखते हो, ठीक है ना, अपने घर में मोमबत्ती, जो आपकी मोमबत्ती कैंडल होती है उसको देखते हो, ठीक है। तो ये वो वाला वैक्स है। इसके बाद टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स में आपके जो फैट हैं, ऑयल्स हैं, वो आते हैं, ठीक है ना। जो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो टीजी की फॉर्म में ही होती है। याद रखना, जो अब हमारे अंदर फैट है वो कैसा फैट है, वो ट्राइग्लिसराइड फैट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल की एक बैकबोन, यहाँ पर देखो ये क्या की तरह काम कर रहा है, बैकबोन की तरह काम कर रहा है, जिससे तीन आपकी फैटी एसिड चैन जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। और ये जो फैटी एसिड चैन जुड़ी हुई होती है इस ग्लिसरॉल से, ये ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके बाद फिर हम फास्फोलिपिड को देखेंगे। तो फास्फोलिपिड आपका ये वाला है। फास्फोलिपिड में आपके क्या क्या पाया जा रहा है, बैकबोन ग्लिसरॉल पाई जा सकती है, या फिर बैकबोन आपकी स्पिंगोलिपिड्स पाया, मतलब जो स्पिंगोसिन्स है वो पाई जा सकती है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर आपको दो फैटी एसिड देखने को मिल रहे होंगे, एक फॉस्फेट देखने को मिल रहा होगा एंड एक आपका अमाइनो अल्कोहल देखने को मिल रहा होगा। इस फास्फोलिपिड में ड्यू टू दिस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोलिपिड में बी ए नेट चार्ज जीरो, ठीक है ना, या फिर -1, जीरो या फिर -1। मोस्टली जो फास्फोलिपिड होते हैं वो निगेटिव चार्ज रखते हैं। वो कैसा चार्ज रखते हैं, निगेटिव चार्ज रखते हैं ड्यू टू दिस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, ड्यू टू दिस फॉस्फेट ग्रुप। नेट चार्ज कैसा होता है फास्फोलिपिड पर, निगेटिव चार्ज होता है मोस्टली में, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो। इसके बाद हम ग्लाइकोलिपिड्स को देखेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स में आपका ग्लिसरॉल हो सकता है या फिर स्पिंगोसिन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके स्पिंगोसिन्स हो सकते हैं या फिर आपके ग्लिसरॉल हो सकता है, सॉरी ग्लिसरॉल आपके यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक फैटी एसिड चैन पाई जाएगी और एक ही आपका शुगर पाया जाने वाला है। शुगर आपका मोनोसैकराइड्स होगा, ठीक है ना। शुगर कैसा होने वाला है, मोनोसैकराइड्स होने वाला। कौन सा शुगर होता है तो वो हम आगे देखने वाले हैं। ये फास्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल प्लस स्टेरॉइड्स आपका जो है पीएम का पार्ट बनाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट आपका ये तीनों के तीनों बनाती है। तो देखो अभी तक हम जनरल इंट्रोडक्शन पर चल रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि किस में, चाहे आपका वैक्स हो चाहे आपका टीजी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है ना, टीजी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड को। तो आप इतनी बात याद रखना। टीजी में कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूट पाया जा रहा है, फास्फोलिपिड आपका दो प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन दिस आपका जो बैकबोन है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका ग्लाइकोलिपिड भी दो प्रकार का होता है इस बैकबोन के ऊपर, ठीक है ना। इस बैकबोन से हम कह सकते हैं कि जो आपका फास्फोलिपिड होता है वो भी आपका दो प्रकार का हो सकता है। स्टेरॉइड हमने बात की कि इसमें जो है आपकी 3
साइक्लोहेक्सेन साइकिल पाई जा रही हैं एंड 1 इसमें पेंटोसाइक्लिक चैन पाई जा रही हैं जो आपस में फ्यूज होकर के स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। तो आई होप आपको गाइज इतना जो है पता चला होगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। तो अभी तक तो देखो ऐसी कोई समस्या है नहीं है, तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक और डायग्राम रखा है, अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना। ठीक है, अगर ये आपको सही से नहीं चमक रहा तो देखो यहाँ पर जो लिपिड्स है, लिपिड्स को हम कह सकते हैं एक और प्रकार से क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन भी देख लो, आपके आगे काम आने वाला है कि लिपिड्स जो है हम 3 प्रकार से लिपिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है एंड दूसरा ड्राइव्ड होता है। यानी कि देखो एक तो होता है कि आपका सिंपल लिपिड लिपिड हो, ठीक है ना, लिपिड में आपका एक ही प्रकार की फैटी एसिड चैन पाई जा रही हो, ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा अगर लिपिड में आपकी डिफरेंट टाइप की फैटी एसिड चैन पाई जा रही है तो वो कंपाउंड हो गया। तीसरा जो इस लिपिड से ड्राइव हुआ है, अब ड्राइव क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, यानी कि इस लिपिड से ही बनता हो उसको बोलते हैं आपका ड्राइव। ठीक है ना, तो वो क्या होता है तो वो देखने वाले हैं। सिंपल में आपका कौन कौन सा आता है, सिंपल में आपका टीजी आता है यानी कि ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड में भी क्या होता है आपका, एक तो ग्लिसरॉल होता है, जो ग्लिसरॉल हम अलग से पढ़ते हैं। इसके बाद फैटी एसिड पाया जाता है। हमने देखा कि फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड भी आपका सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड हो सकता है। अगर आपका सैचुरेटेड हुआ तो उसके एग्जाम्पल क्या है, अनसैचुरेटेड हुआ तो वो आपका 2 प्रकार का हो सकता है, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। जो आपका मोनो अनसैचुरेटेड है उस वो क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड होता है वो क्या होता है। तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हम आगे देखने वाले हैं कि सबसे पहले बात तो सैचुरेट क्या होता है, अनसैचुरेट क्या होता है, डबल बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पर आपकी कार्बन की लंबी चेन पाई जाती है, किस में कितने कार्बन पाए जाते हैं, किसको किस नाम से हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, अभी एक आपका ओवरव्यू चल रहा है। इसके बाद हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में आपका फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के क्या एग्जाम्पल हैं, फिर इसके बाद आपका ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स को आपका सेरेब्रोसाइट्स क्या होता है, गैंग्लियोसाइट्स क्या होता है, इन दोनों को बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे, सेरेब्रोसाइट्स को एंड गैंग्लियोसाइट्स को, क्योंकि एग्जाम में आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है उन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम ड्राइव में जब चलेंगे तो स्टेरॉइड्स देखेंगे, स्टेरोल्स देखेंगे, कैरोटिनॉइड्स देखेंगे। ठीक है ना, हम अलग अलग बात करने वाले हैं कि किसके क्या क्या एग्जाम्पल होने वाले हैं। तो चलिए, ये था आपके लिए एक ओवरव्यू। एक और यहाँ पर डायग्राम रख दिया है मैंने, तो आप अपनी तरफ से देख सकते हो इस डायग्राम को। वैसे सब कुछ मैंने आपको पीछे बता रखा है। यहाँ पर वही है जो डायग्राम मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक है ना, जो डायग्राम मैंने आपको पीछे समझाया है कि आपका वैक्स किस चीज़ से मिलकर के बने हुए होते हैं, ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ से, फास्फोलिपिड किस चीज़ से, ग्लाइकोलिपिड किस चीज़ से, स्टेरॉइड किस चीज़ से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ और आपको याद होने चाहिए। आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा दूंगा, बेफिक्र रहो। अभी आई होप आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद पहली बार ये नाम सुनना हो, बट लेक्चर के लास्ट तक जब हम पहुँचेंगे, जब हम लिपिड के लेक्चर नंबर 4 तक पहुँचेंगे तो आपको इन सब के नाम मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखो पहली बार पढ़ते हैं तो होता है कि समझ में भी नहीं आता, हमारे सिर के ऊपर से जाता है। बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने की, जब हम प्रयास करते हैं तो हमारी याद हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्लाइड देख ली है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा लिपिड्स है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। पीछे हमने कुछ ही फंक्शन देखे, बट यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे फंक्शन लिखे हुए हैं जो कि हम 1 बाय 1 करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि स्टोरेज फॉर्म में हमारा जो लिपिड्स है उसमें भी टीजी है वो हमारा जमा होता है। ठीक है ना, कहाँ पर जमा होता है, एडिपोज सेल में। ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू जितने होते हैं आपके वहाँ पर जमा होता है। इम्पोर्टेंट जो आपका इम्पोर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट बिकॉज ऑफ देयर हाईली एनर्जी वैल्यू,
जो आपके लिपिड्स होते हैं उसके अंदर हाईली एनर्जी वैल्यू होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इन दोनों से ज़्यादा एनर्जी होती है आपकी लिपिड्स के अंदर। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और याद रखना, एक मज़े की बात बताता हूँ कि आपका जो शरीर है वो लिपिड, किसी भी प्रकार के लिपिड को अपने आप नहीं बना पाता, ठीक है ना। आपका जो शरीर है वो किसी भी प्रकार के लिपिड को अपने आप नहीं बना पाता। क्या होता है, स्टार्टिंग में आप लेते हो विटामिन्स। विटामिन्स में मैंने आपको बताया था कि आपके वाटर इंसोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसको बताया था मैंने ए डक करके मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब इन ए डक से ही आपकी सिंथेसिस होती है, किसकी, आपके लिपिड की, ठीक है ना। बट फिर भी आपके शरीर में कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नहीं बन पाते। इन एडक्स से यानी कि इन विटामिन से आपके मोस्ट ऑफ लिपिड्स आपके शरीर में बन जाते हैं। बट कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में नहीं बन पाते, वे हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। जिन लिपिड्स को हम बोलते हैं इसेंशियल लिपिड्स, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में ना बन पाए उनको बोलते हैं हम इसेंशियल लिपिड्स। कौन कौन से होते हैं, लिनोलेइक एंड निनोनेइक होते हैं, ठीक है ना। हम आगे देखने वाले हैं कि ये दो आपके कौन कौन से आपके हैं, ठीक है, लिपिड्स कौन कौन से हैं। soluble vitamins and their essential fatty acid contained in the fat of natural foods, ठीक है ना। इसके बाद आगे है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन, यानी कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो है कंपोनेंट बनाते हैं कौन, ये लिपिड्स, ठीक है। सर्व एज थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर को गर्मी से बचाते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने भी आपके मोटे व्यक्ति होंगे उनको जो है ठंड सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। उनको ठंड ज़्यादा लगती है कंपेयर टू जो पतले व्यक्ति होते हैं, ड्यू टू दिस लिपिड, ठीक है ना। दिस लिपिड, जो भी आपके जितने भी मोटे व्यक्ति हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो क्योंकि थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। यानी कि गर्मी से तो बचाता है, लिपिड जो है वो गर्मी से बचाता है आपको, ठीक है, लेकिन ठंड से नहीं बचा पाता। तो आप इस बात का ध्यान रख लेना। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सबकुटेनियस पार्ट में, ठीक है ना। सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर पाया जाता है। और कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फैटी एसिड आपके पाए जाते हैं। नॉन पोलर लिपिड हमने देखा कि किस प्रकार से ये हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है, यानी कि आपका नॉन पोलर है। नॉन पोलर लिपिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह भी कार्य करता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में भी आपका हेल्प करने वाला है। अलाउंगिंग रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ डिपोलराइजेशन वेव्स अलोंग माइलिनेटेड नर्व्स, ठीक है ना। अब ये माइलिनेटेड नर्व्स क्या होती हैं, ये पाई जाती है आपकी नर्वस सिस्टम में। वहाँ पर जब हम देखते हैं, जब हमारे शरीर से कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की। तो यहाँ पर जो है, जो आपका लिपिड्स है वो डीपोलराइजेशन करवाता है, ठीक है ना। हम देखेंगे जब हम, अगर मैंने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाई, वहाँ पर हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम किस प्रकार से आपका काम करेगा, ठीक है ना। डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं। प्रोवाइड शेप एंड कंटूर टू द बॉडी, ठीक है ना। अब ये कंटूर क्या होता है, इसका मतलब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। एंड जो आपका ट्रांसपोर्टिंग लिपिड मैं आपको बता चुका हूँ, मेम्ब्रेन में ये काम करने वाला है। तो इस लिपिड के इतने सारे फंक्शन आपके होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके जो लिपिड्स होते हैं वे अलग अलग जगह अलग अलग जो है लिपिड्स अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि देखो एनर्जी स्टोरेज में आपका जो टीजी है, यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या फिर हम इसको ट्राईग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्यों पढ़ा तो हम आगे देखने वाले हैं। और आपके जो फैटी एसिड, यानी कि याद रखना फैटी एसिड्स एंड टीजी, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स आपके एनर्जी सोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी सोर्स कौन बना रहा है, फैटी एसिड एंड ट्राईग्लिसरॉल्स। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन बनाते हैं, फास्फोलिपिड्स
एंड कोलेस्ट्रॉल एंड आपका जो है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को हम स्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, आगे देखने वाले हैं। अब हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो देखो सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है ना। तो ये जो है आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके लिपिड कंटेंट रखते हैं। एंजाइम कोफैक्टर लाइक कोएंजाइम्स ए, जब मैंने विटामिन्स पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन B5 है, विटामिन B5 है, वो आपका कोएंजाइम ए की तरह काम करता है, ठीक है ना। अगर भूल गए हो तो रिवीजन रिकॉल कर लो विटामिन्स की एक बार, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है वो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, जैसे कि कोएंजाइम क्यू एंड प्लास्टोक्वाइनोन। अब ये प्लास्टोक्वाइनोन क्या होता है, प्लांट में भी देखेंगे इसको हम एनिमल फिजियोलॉजी में भी देखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कोएंजाइम्स क्यू होता है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं लिपिड के, वे कौन कौन से होते हैं, कोएंजाइम क्यू एंड प्लास्टोक्वाइनोन, ठीक है ना। तो भाई साहब याद रखते हुए चलो, रिवीजन रिकॉल करते हुए चलो। इसी प्रकार से लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनोइड्स, जो आपके कैरोटिनोइड्स होते हैं उनमें लिपिड का कंटेंट पाया जाता है। और कैरोटिनोइड्स कैसे होते हैं, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, जिस पर आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे कि प्लास्टिड में आपके स्टोरेज प्लास्टिक कौन से होते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वो सब हम देखने वाले हैं, वहीं पर हम कैरोटिनोइड्स को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हाइड्रोफोबिक एंकर की तरह काम कौन करता है, हाइड्रोफोबिक एंकर। एंकर का क्या मतलब होता है, एंकर का मतलब होता है चिपकना, ठीक है ना। यानी कि जो आपका हाइड्रोफोबिक है, कोई भी मान लो ये आपके अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन बना रही है, ये कैसा रीजन बना रही है, हाइड्रोफोबिक रीजन बना रही है। तो इससे जो अटैच होगा उसको बोलेंगे डोलिकॉन, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, डोलिकॉल, ठीक है। तो डोलिकॉल्स को भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा हाइड्रोफोबिक एंकरेज होता है। इसके बाद इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है ना, तो वो बनाता है आपका वाइल्ड साल्ट। वाइल्ड साल्ट आपका कहाँ पर बनता है, तो वाइल्ड साल्ट आपका याद रखना पैनक्रियाज में बनता है और गोल ब्लैडर में जा कर के स्टोर होता है, ठीक है ना। तो इमल्सिफाइंग एजेंट को याद रख लेना। इसके बाद इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम कौन करता है, फास्फेटिडाइल इनिस्टोल। फास्फेटिडाइल इनिस्टोल्स क्या होता है, फास्फोलिपिड पढ़ेंगे, फास्फोलिपिड में पढ़ने वाले हैं कि फास्फेटिडाइल इनिस्टोल क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है ना। अब देखो जब आपके मैं टेस्ट लूँगा तो इनमें से मैं ज़रूर पूछने वाला हूँ, इनमें से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ कि बताइए लिपिड का कौन सा कंटेंट है या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूट है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या फिर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह काम कर रहा है। तो आप रेडी रहना, ठीक है ना, आप रेडी रहना, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा चलो देखो, अब तक हमने जो पढ़ा लिपिड के बारे में बेसिक पढ़ा। आई थिंक लेक्चर लंबा हो गया है, तो मैं इसमें जो है आपको फैटी एसिड स्टार्ट कराऊंगा। पहले मैं फैटी एसिड देखूंगा, फिर उसके बाद हम ट्राइग्लिसराइड पे चलेंगे, वैक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फास्फोलिपिड पढ़ेंगे, देन आपका इकोसोनोइड पढ़ेंगे, फिर आपका फास्फोलिपिड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर आपका सम अप करता हूं, क्योंकि याद करने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ हो चुका है। तो मिलते हैं इसके तुरंत बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय।